नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई और साइंस में हमने जो टॉपिक लिया वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में हम लोगों ने दो टॉपिक पूरे क्लियर कर लिए, जो है सेल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमारे जो ह्यूमन बीइंग के अंदर या मानव के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी आज के क्लास में देखेंगे। ये हमारा टॉपिक भी आपका 4 या 5 क्लासेस में आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। और जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के बीच में इसे साझा करिए। साथ साथ में आज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में कई सारे आपके वीडियो के फॉर्म में आप देखेंगे। वो रिकॉर्डेड आपका प्लेलिस्ट में है, वीडियो पड़े हुए हैं। जो लोग नहीं गए हुए हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? अच्छा, सर्कुलेशन क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि बहुत तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स थे जो कि सिंपलर फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहे हैं हमारे बॉडी के थ्रू। तो हमारे बॉडी में जो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, वो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एक वेल एलोबरेट सिस्टम, बहुत अच्छे से हाईली कॉम्प्लेक्स डेवलप सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। मानव के अंदर जो आपका परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका हो जाएगा ब्लड, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा वेसल्स, और फिर आपका हो जाएगा हार्ट से रिलेटेड हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन का काम हो रहा है, तो इसके लिए 2 तरीके के आपके फ्लूइड होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इसको लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को या बहुत तरीके की जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने का काम करते हैं। तो एक आपका तो ब्लड हो गया जो हम इसमें पढ़ेंगे, और एक आपका और आ जाएगा लिम्फ। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझेंगे, लिम्फ का काम क्या होता है या लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम उस वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो हमारा होगा ब्लड। तो आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे ब्लड। जानिए ब्लड के बारे में। ब्लड को क्या कहते हैं? रक्त, या इसी को कहते हैं आपका रुधिर, या इसी को कहा जाता है आपका क्या, ब्लड या रक्त, रुधिर, खून। अब आप देखिए इसके बारे में समझिए ये क्या होता है। तो ये एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू भी आपके कई टाइप में होते हैं, जैसे स्केलेटन भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक इसी प्रकार आपका जो ब्लड और लिम्फ होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो रक्त है वह रुधिर जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसका पीएच देखो, जो भी आप जूसेस पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जूसेस आप पढ़ते हैं या आपका जो फ्लूइड आप पढ़ते हैं उसका आप पीएच जरूर जानते हैं, क्योंकि उसका नेचर हमें पीएच से पता चलता है। तो ब्लड का पीएच अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, 7.4। अब आप समझ पा रहे हैं कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है। अगर जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी लिक्विड की या जिस भी मैटर की जो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एल्कलीन या बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्लड होता है इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती, प्रकृति सॉरी कैसी होती है, वह आपकी होती है क्षारीय, अथवा कह सकते हो इंग्लिश में क्या होती है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, वो भी
स्लाइटली बेसिक कह सकोगे, स्लाइटली बेसिक नेचर का ये होता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा, क्या कि जो ब्लड होता है उसका कलर, उसका रंग लाल क्यों होता है? तो ब्लड के अंदर एक आपका आयरन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसी हीमोग्लोबिन के, ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है उसका कलर लाल होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब अगर हम इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो ये आपका मेल और फीमेल में जो है वैरी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है तो ये मेल और फीमेल में वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा वो समझिए। देखिए, जो मेल होता है, वैसे तो नॉर्मली अगर हम औसतन देखें एवरेजन, तो बात आपको ये समझ में आएगी कि ब्लड जो होता है वो हमारे टोटल बॉडी वेट का आपका 7 to 8% होता है। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो मेल में आपको 5 to 6 लीटर आपको ब्लड मिल सकता है और इनके कंपेयर में इनके अंदर थोड़ा कम आपको ब्लड मिल सकता है। यानी फीमेल बॉडी में जो ब्लड होता है वो कम होता है कंपेयर द मेल बॉडी। उसका भी रीजन होता है, क्योंकि एक तो आपको मैंने बताया क्या कि जो ब्लड होता है वो डिपेंड करेगा बॉडी वेट पर। तो आपको पता होगा मेल का जो वेट होता है फीमेल के वेट में भी डिफरेंस होता है, वैरी करता है। एक तो ये रीजन होगा। दूसरी बात, फीमेल बॉडी के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है। वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको डिटेल में जानेंगे पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किसमें होती है, फीमेल बॉडी में होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जानेंगे। तो उसके होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो उनकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ब्लड की थोड़ी कमी होती है। तो इस तरीके से आप ये समझ पाए इसको, औसतन हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% आपका ब्लड पाया जाता है। ये तो बात हुई किसकी, ब्लड की। और क्या आप समझ सकते हैं? अब अगर बात करें ब्लड का कंपोजिशन, कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ये समझिए। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड में देखेंगे कि ऐसे क्या क्या चीजें होती है ब्लड में, तो सबसे पहले अगर एक आउटर लाइन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो सपोज आपका ब्लड का पूरा वैल्यू 100% मान लिया कि ब्लड आपका कोई चीज है वो 100% है, तो उसमें आपका जो 55 से लेकर के 60% प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये आपका प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है, अगर ऐसा करें कि ब्लड को लैब में एक टेस्ट ट्यूब में इसको रखें और सेंट्रीफ्यूज करें, तो हम पाएंगे कि क्या नीचे में आपका जो डेंसिटी के बेसिस पे आपका जो जिस पार्ट की डेंसिटी ब्लड के अंदर जिस कांस्टेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है, बाकी जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ लिक्विड फॉर्म में आपका आ जाता है। तो आप ऐसे पाएंगे तो यहाँ पर लेयर बन जाएगी और ये जो लेयर होती है पेल येलो कलर की होती है, जिसे ही क्या बोला जाता है, जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। और ये आपका जो क्या होता है, सेलुलर पार्ट होता है बॉडी का, जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, सॉरी, ये आपका क्या होता है, ये आपका सेल कंपोनेंट होते हैं, या ब्लड के अंदर जो आपका कार्पसल्स वाला पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं क्या कि 50 से 60%, 55 से 60% ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है। क्या चीज है, प्लाज्मा है। और 40 से 45% ब्लड के अंदर क्या है, तो वो हमारा है सेलुलर पार्ट या ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, ये बात आपको हुई, समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि प्लाज्मा यह ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, इट इज पेल येलो इन कलर, पेल येलो इन कलर। इसका रंग जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास ली होगी
उनको एक टॉपिक आपको उसमें कराया गया था लीवर, और लीवर के अंदर आपके इंपॉर्टेंट कुछ पिगमेंट फॉर्म होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। तो इसी बिलीवर्डिन की वजह से क्या होता है, इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला होता है या हल्के पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी हो गया कि प्लाज्मा का जो कलर है वो पेल येलो कलर में कैसे होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक आपकी बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, दो आपके पिगमेंट जो कहाँ पर ये फॉर्म होते हैं, तो ये लीवर में होते हैं। उसी के प्रेजेंस पे इसका कलर कैसा हो जाता है ब्लड का, पेल येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है। अब इसका कंपोजिशन देखो प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। अगर हम देखें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। बाकी जो 8 से 10% में क्या होता है, वो आपका प्रोटीन्स भी होती है। इसके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और क्या होता है, कुछ आपके और सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। बात करेंगे जैसे आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए इसके अंदर, है ना, या आपके हार्मोन्स हो गए, या आपके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर घुले हुए होते हैं, तो वो सब चीजें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो 8% में प्रोटीन आती है, जो इसके अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में जो प्रोटीन पाई जाती है, उन प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन के बारे में बात करें तो ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, सबसे पहले आप देखिए फिब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन, कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे फिब्रिनोजन। ठीक है, और क्या है, प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन, क्या हो जाएगा, प्रोथाम्बिन। और फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड आपकी प्रोटीन हो जाएगी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, और फोर्थ आपकी कौन सी हो जाएगी, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। क्या हो जाएगी, ग्लोब्यूमिन हो जाएगी। तो ये प्रोटीन होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। कौन कौन सी, फिब्रिनोजन या फिब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। ये दोनों जो प्रोटीन होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। एक चैप्टर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो उसमें हम इस चीज के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन कैसे ब्लड क्लॉट में अपनी जो रोल प्ले करती है, वो उस वाले टॉपिक में देखेंगे। बस इतना जानिए कि ब्लड के अंदर कौन सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो वो आपकी फिब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन आपकी हो जाएगी, या फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन हो जाएंगी, जो ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन में आपकी मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। बाकी जो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करती हैं, बैलेंस या रेगुलेट करती है, उसके लेवल को रेगुलेट करती हैं। इसका मतलब ये जो होती है वो कॉस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करती है। कॉस्मेटिक प्रेशर का मतलब कि ब्लड के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को क्या लेवल के वो बैलेंस करती हैं। तो ये काम आपका किसका होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। तो आपने समझा कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन जो होती है वो क्या करती है, वो आपके कॉस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करेगी। इसका मतलब वाटर और मिनरल्स के को बैलेंस करेगी। फिर आपकी आती है ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। अब ये जो ग्लोब्यूमिन होती है ये भी आपकी 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। इसका काम क्या होता है कि यह एंटीबॉडी के जैसा काम करेगी, या इसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी जो बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं या जो हानिकारक तत्व होते हैं, या बाहर से आने वाले जो हार्मफुल या जो आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, ऐसे मटेरियल को ये किल करने का काम करती है। ये आपकी ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से आपने किसके बारे में जाना, इस तरीके से आपने प्लाज्मा के बारे में जाना कि ब्लड के अंदर 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका होता है ब्लड कार्पसल्स। जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड का 50 से 60% ब्लड पार्ट प्लाज्मा होता है,
और ये लिक्विड होती है, इसकी जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो ये पेल येलो कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बिलीरुबिन आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब अगर बात करें प्लाज्मा के कंपोजिशन की, तो इसमें प्लाज्मा में टोटल 90 से 92% वाटर होता है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें प्रोटीन और कई सारे जो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व होंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे और भी कई सारी चीजें इसके अंदर घुली हुई होती है। ये बात आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये चीजें आपको समझ में आई। ये किसका है, प्लाज्मा का कंपोजिशन। अब इसी प्लाज्मा में जो ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई सारे एग्जाम्स में ब्लड के अंदर जो पाई जाने वाली प्रोटीन है उनके फंक्शन के बारे में या डायरेक्ट प्रोटीन के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिए हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि इनका काम क्या होता है। ये दोनों प्रोटीन जो आपकी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होती हैं, ये कोआगुलेशन में हेल्प करती हैं। एल्बुमिन का काम क्या होता है, ये कॉस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजन से बचाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में जान लिया। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ब्लड वाले पार्ट से या प्लाज्मा वाले पार्ट से ये सारी प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए, मतलब इसका ये हुआ कि अगर पूरे प्लाज्मा में से, प्लाज्मा वाले पार्ट से हम क्या करें, अगर हम ये जो प्रोटीन है इनको निकाल दें, रिमूव कर दें, तो प्रोटीन निकालने के बाद जो प्लाज्मा बचता है उसे एक नाम दिया जाता है, वो है सीरम। क्या दिया जाता है, सीरम। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा में से अगर हम ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं इनको निकाल दें तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे सीरम कहा जाता है। तो कभी कभी पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो कभी कभी पेशेंट को सारे ब्लड की जरूरत नहीं होती, किसी किसी को ब्लड कार्पसल्स की नीड होती, किसी को पूरे प्लाज्मा की नीड होती, या किसी किसी को सिर्फ सीरम की ही नीड होती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट को पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज या उसको चढ़ाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपने ये चीजें समझी कि सीरम प्लाज्मा में से ही अगर हम क्या करेंगे, प्रोटीन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बचा हुआ प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में जाना। अब हम लोग देखें किसके बारे में, अब हम लोग आगे देखेंगे ब्लड सेल्स या कार्पसल्स वाले पार्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर दो तरीके के कंपोनेंट हैं, एक आपका है प्लाज्मा और दूसरा आपका क्या है, ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड के अंदर जो सस्पेंडेड सेल्स होती हैं और वो उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये आपकी 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, या इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट्स हो गई। फिर आपकी दूसरी सेल कौन सी हो गई, डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। और फिर आपकी क्या आएगी, प्रोथ्रोम्बिन, या जिसे को कहेंगे प्लेटलेट्स, या इसी को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम लोग ब्लड के अंदर जो सस्पेंडेड सेल्स हैं उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। अब हमने आपसे बोला था कि ये टोटल ब्लड जो सेल्स वाला पार्ट होता है ये 40 से 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स वाला पार्ट होता है या कार्पसल्स वाला पार्ट होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसमें आपका 44% सिर्फ आपकी आरबीसी होती हैं, 1% में आपकी ये दोनों होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आरबीसी से रिलेटेड सारे फैक्ट, देन डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आरबीसी या एरिथ्रोसाइट के बारे में जो कुछ भी है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या जानेंगे, आरबीसी, या इसी को बोलेंगे क्या, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट।
इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले इनका शेप मॉर्फोलॉजी थोड़ी देखते हैं क्या कि आरबीसी जो होती है उनका शेप कैसा होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। ठीक है। अगर कुछ हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाए तो आप देखेंगे ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका मिलेगा। जो आपका सेंटर वाला पार्ट होगा वो थिन होगा और आपका जो किनारे वाला पार्ट है ये वाला ये थोड़ा सा थिक होगा। ठीक है। और ये जो सेल्स ऐसी होती हैं आरबीसीज जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन कौन सी आरबीसीज? जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो न्यू बॉर्न आरबीसी होती हैं या इमेच्योर आरबीसी होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस वो पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योरिटी को गेन करती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है। और जैसे ही गायब हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए सरफेस एरिया भी इसके अंदर ज्यादा मिल जाता है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। इस तरीके से आरबीसी जो होती हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं कि कौन कौन सी ऐसी आरबीसीज हैं कि जैसे आप बात करेंगे कैमल ले लीजिए या लामा ले लीजिए, ये तो ऐसे एनिमल आपको देखने को मिलेंगे जो इसका एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है कि जनरली जो आरबीसीज होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है या नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी कैमल और लामा होता है उसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें आरबीसी जो है वो कहां पर फॉर्म होती हैं तो फॉर्मेशन साइट ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहां पे बनती है? फॉर्मेशन साइट कहां पे? तो ये बनती हैं आपके रेड बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर का एक खोखला पार्ट या अंग होता है या ऑर्गन होता है, रेड बोन मैरो। यहां पर आपकी आरबीसी जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है। अगर फॉर्म होती है तो इनका कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन भी होगा। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार और कई सारे वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहती हैं? तो आप बताएंगे 120 डेज। कितने दिनों तक? 120 डेज। ये आपको बात समझ में आई कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। अगर लाइफ स्पैन होती है तो ये कहीं ना कहीं ये क्या होती है? डेथ होती है। तो अगर इनके देखें कि इनकी डेथ साइज कहां पर है या कहां पर ये एक्सपायर होती है तो ये आपके हमारे बॉडी के अंदर, अभी जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो एक लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में समझेंगे, वो है हमारा स्प्लीन। तो ये क्या होती है? स्प्लीन के अंदर एक्सपायर होती हैं और इस वजह से इस स्प्लीन को क्या बोला जाएगा? हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं। और इसी प्लीहा के अंदर ये आरबीसी एक्सपायर होती हैं। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये एग्जाम्स में ऐसे ही एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके, इसके काउंट को लेकर के कि ये कितनी होती हैं, तो ये भी आपकी वैरी करेंगी मेल और फीमेल में। मेल और फीमेल में जो है ये वैरी करती। कैसे वैरी करती वो समझिएगा। जो आरबीसीज होती हैं वो बेटा 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 या कहीं कहीं पे आपको 6 मिलियन भी मिल सकती हैं पर mm³ ब्लड में ये आरबीसी पाई जाती हैं। फीमेल बॉडी में इनके कंपेयर में इसमें कम पाई जाती हैं। आप कह सकते हो 4 मिलियन टू 5 मिलियन पर mm³ ये आरबीसी का काउंट होता है। ये बात आपको समझ में आई। और बहुत अच्छी आपको बात बताते हैं कि सोते समय जो आरबीसीज होती हैं उनका काउंट कम हो जाता है और जब हम क्या होते हैं, जब हम किसी हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। स्लीपिंग टाइम हमारे अंदर आरबीसी का काउंट
कम हो जाता है। और जब कभी हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पर जाते हैं, तो आरबीसी का काउंट जो है वो बढ़ जाता है। ये बात आपको फैक्ट पे याद रखना है। ये बात हुई आरबीसी की। अब आता है फंक्शन ऑफ आरबीसी कि आरबीसी का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है कि डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो ऑब्जर्वेबल फूड है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम या ब्लड सेल से होते हुए बॉडी की प्रत्येक सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब जब वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में हर सेल की हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाता है, तो वो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। वो एनर्जी तभी देगा जब उसका होगा ब्रेकिंग, केमिकल ब्रेकिंग, इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन जब होगा, वो जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी की हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमारी बॉडी के अंदर की सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस तभी कंटिन्यू हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। तो क्या है कि फूड को ब्रेकिंग करने के लिए, केमिकली ब्रेकिंग होने के लिए, इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ती है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम यही आपकी आरबीसी करती हैं। आरबीसी कौन सी, आरबीसी में क्या करता है, तो मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हो। क्या कहते हो? हीमोग्लोबिन। ये आयरन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है, इसमें हीम और प्रोटीन ये आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। प्रोटीन आपकी कौन सी होती है? ग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है। हीम के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है, और ये आपकी प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, हम यहाँ पर वो चीजें नहीं बताएंगे, बट इतना बताएंगे कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैप्चर या बाउंड या बाइंड करता है, मतलब बांधता है उसको, बॉन्डिंग करके या उसको अपने आप में लगा करके एक बनाता है कंपाउंड। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में केमिकली बाउंड होगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड है, उसके फॉर्म में ये पूरे बॉडी में हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया है कि आरबीसी का काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी की सेल्स तक आपकी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ये आरबीसीज करती हैं। तो आरबीसीज के बारे में हमने इतनी बातें जानी, बाकी साइज, शेप, ये सारी चीजें हम समझे, ठीक है। डायमीटर की बात करें आरबीसी का तो 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये वैरी करती है। अच्छा, हर एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन आपके क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात आपकी फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात हुई आरबीसी की। अब हम लोग जानेंगे अगली सेल जो हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसी को क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे आरबीसी का जो शेप था वो बाइकान्केव था, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है, इरेगुलर होता है। आपने एक प्रोटोजोआ के बारे में समझा होगा जिसे कहते हैं अमीबा। अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, और वो भी उसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, उसका भी शेप इरेगुलर होता है। तो ये बिल्कुल उसी अमीबा के जैसा शेप ये
रखती हैं, इस वजह से कहते हैं कभी कभी कि इसका शेप कैसा होता है, अमीबिएड शेप में होती है, या अमीबा के जैसा ये इनका शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है, अमीबा के जैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। फिर ये जो WBCs होती है कहाँ पे फॉर्म होती है, फॉर्मेशन साइट। तो इनका भी फॉर्मेशन साइट अगर आप देखेंगे तो ये भी रेड बोन मैरो में बनती है। कहाँ पे बनती है, ये भी आपकी रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है। रेड बोन मैरो कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो में ये फॉर्म होती है। चलिए ये बात हुई आपकी। अब इनका जो नंबर होता है, काउंट होता है, वो कितना होता है, तो ये भी आपकी वैरी करेगी। ठीक है, 8000 से लेकर के ये आपकी 14,000, कहीं कहीं पे 15,000 आपको मिल सकता है। डेटा यहाँ पे वैरी कर सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके का डेटा दिया हो सकता है, बट आप अगर औसतन देखेंगे तो इसका काउंट कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो WBC होती हैं इनका काउंट हो गया। लाइफ स्पैन देखिए, लाइफ स्पैन भी वैरी करेगा। कहीं कहीं पे आपको फ्यू आवर्स से लेकर के फ्यू डेज तक आपको दिया होगा, कहीं कहीं पे आपको 8 to 10 डेज आपको दिया होगा, या 3 to 5 डेज दिया होगा। तो ये वैरी कर सकता है, आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा पाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चीजों को टिक करेंगे, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप इसको टिक कर देंगे। लाइफ स्पैन से यानी कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। WBC को बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, WBC को ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है, WBC को ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस हैं, या बाहर से आने वाले जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, बाहर से आने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है, WBC करती है। कहते हैं ना, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसका मतलब उसकी WBC बहुत अच्छी है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर, मतलब उसकी WBC कैसे है, काउंट कम हो गया या कमजोर WBC है। ठीक है, तो WBC के बारे में क्या आपने जाना कि WBC का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये क्या है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। ये बात हमारी WBC की हो गई। अब WBC पर थोड़ा टाइप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि टाइप आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ WBCs, WBC कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ WBCs। तो आज हम लोग जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ WBC, WBC के टाइप कौन कौन से होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ WBC। देखो ऐसा होता है कि WBC के अंदर कुछ WBCs ऐसी होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या कण जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसी भी होती है जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स यानी कण जो होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल जो होते हैं, इनके प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे WBC आपकी दो टाइप की होती है। ग्रेन्युलोसाइट, इसे बोलते हैं कणिका अणु, और दूसरी हमारी आती है जिसे हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ग्रेन्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें आपके ग्रेन्यूल्स नहीं होते और इसमें होते हैं। ये आपकी तीन टाइप की होती है। जो ग्रेन्युलोसाइट आपकी WBCs होती है वो तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, बेसोफिल, बेसोफिल्स WBCs, और आपकी क्या होती है, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, और आपकी होती है न्यूट्रोफिल, थर्ड, ये आपकी न्यूट्रोफिल होती है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट सॉरी, एक आपका होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट्स, और सेकंड आपकी होती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और ये भी आगे चल करके टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और ये आपकी होती हैं बी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन को रेगुलेट करती है, एलर्जिक रिएक्शंस। सेकंड आपकी जो इओसिनोफिल्स होती है वो क्या करती है, वो आपके जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन वहां पर आपकी ये होती है, उसको रेगुलेट करती है। और ये जो न्यूट्रोफिल होती है ये कैसी होती है, फाइगोसाइटोसिस नेचर की होती है, फाइगोसाइटिक होती है, फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। इसका मतलब इन डब्ल्यूबीसीज के पास में अगर कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म्स इनके पास में आता है तो ये इनको इंगल्फ कर लेती है और उसको डाइजेस्ट कर जाती है, यानी उससे हमारे बॉडी को बचाने का काम करती है। किससे, ये आपकी न्यूट्रोफिल और आपकी ये जो इधर आपकी लिम्फोसाइट, सॉरी दोनों जगह ये लिम्फोसाइट, ये दोनों किस नेचर की होती है, ये दोनों आपकी फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फाइगोसाइटिक का मतलब होता है जब कभी भी इनके पास में कोई जर्म्स या बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंस इनके पास में आता है तो वो इसको क्या कर देती, इंगल्फ कर देती है। तो ये बात हुई किसकी, न्यूट्रोफिल के बारे में बात हुई। फिर हमारा क्या आता है, अच्छा एक और बात याद रखिए कि जो बेसोफिल्स होती है उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका टू लोब्ड होता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लोब बनाता है, टू लोब होता है। जो इओसिनोफिल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो भी टू लोब्ड होता है। जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है उसका जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 से लेके 5 तक लोब होता है। यानी कि बेसोफिल डब्ल्यूबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। जो इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसीज हैं या ग्लूकोसाइड्स हैं उसके अंदर भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल होती हैं उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से लेके 5 लोब्ड हो सकता है, यानी उसके अंदर 2 से लेके 5 लोब होते हैं। और इन सभी में अगर हम बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं ये कि ये चीज आपका जो लोब के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद में आते हैं इसमें आपकी जो ग्रेनुलोसाइट है वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक मोनोसाइट और एक आपकी लिम्फोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसीज हैं वो 2 टाइप की होती है, एक आपकी मोनोसाइट दूसरी आपकी लिम्फोसाइट। और ये मोनोसाइट का काम क्या होता है, देखिए थोड़ा रफ कर देते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट साइट डब्ल्यूबीसीज होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और ये जो लिम्फोसाइट्स होती है वो आपकी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स और आपकी क्या होती, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे क्या, जो आपकी टी लिम्फोसाइट है इसके भी आपके 3 पार्ट होते हैं फंक्शन के बेसिस पे। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या, किलर टी सेल्स, किलर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फिर आपका हेल्पर टी सेल्स होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और फिर आपकी क्या आती है, सप्रेस टी सेल, सप्रेस टी सेल्स। ये आपकी क्या है, ये लिम्फोसाइट के टाइप है। फंक्शन के बेसिस पे आप इसको, साइट क्या करती है कि मोनोसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल, ये भी आपकी न्यूट्रोफिल के जैसी फाइगोसाइटोसिस नेचर की होती है, यानी इनके पास में अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया छोटे छोटे हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये आपकी ग्रेनुलोसाइट क्या करती है, उसको इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, ये बात हुई मोनोसाइट की। लिम्फोसाइट के बारे में, तो लिम्फोसाइट क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी को हमारी बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक आपका बी लिम्फोसाइट, एक आपका टी लिम्फोसाइट। और ये जो आपका टी लिम्फोसाइट होते हैं ये भी आपके किलर टी लिम्फोसाइट होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है और सप्रेशन
ये सप्रेस टी सेल्स होती है, अलग अलग इसके काम होते हैं। ये आपके पैथोजेंस को किल करता है, ये आपके हेल्पिंग में हेल्प करता है और ये आपको सप्रेसिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं क्या कि ये आपकी बात हो गई WBC के बारे में, WBC के टाइप्स के बारे में। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी WBC के बारे में पूरी तरीके से। जो मोनोसाइट होती है वो सबसे बड़ी WBC होती है। और अगर बात करें किसकी, इसके बारे में हमारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल के बारे में हम लोगों ने देख भी लिया। और फिर उसके बाद लिम्फोसाइट और इम्यूनोसाइट और इनके भी टाइप्स के बारे में जाना, क्या क्या काम होता है वो जाना। और ये जो न्यूट्रोफिल होती है, कहाँ न्यूट्रोफिल यहाँ हो चुकी है इसके पहले। न्यूट्रोफिल जो होती है वो हमारी टोटल WBC की 60 से 70% केवल न्यूट्रोफिल ही पाई जाती है। तो इस तरीके से हमको ये बात क्लियर हुई। अच्छा, ये जो आपकी ये टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनके टाइप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहना तो इसको देखना, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने आपको टाइप केवल बता दिए कि इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, WBC पूरी तरीके से फिनिश किया। अब आज की क्लास हमारी कहाँ से कहाँ तक हुई, हमने प्लाज्मा के बारे में पूरी तरीके से जान लिया, हमने सेल्स के बारे में जाना, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखा। कल की क्लास में हम लोग प्लेटलेट्स और उसके बाद में वेसल्स, फिर हार्ट के बारे में देखेंगे। आज की क्लास यही है। थैंक यू सो मच।